अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी कुछ ना कुछ टाइम स्टडी को ज़रूर देते होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। लास्ट लेक्चर में जस्ट हमने ये पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज़ के अंदर होती है। इसके अलावा 3 पॉसिबल मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े थे। उसमें आ जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर हमने मिजरसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन का मॉडल है वो कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेसिकली मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है ये एक कम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसको हम 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, यानी कि अनकॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जबकि दूसरा जो स्टेज है या स्टेप है वो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। तीसरी स्टेज को कहते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए चेन्स, यानी कि सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। और फोर्थ स्टेज को कहते हैं हम एक्सचेंज ऑफ आरएनए प्राइमर, यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हमेशा एक ख़ास पॉइंट से शुरू होती है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन एक ख़ास पॉइंट से शुरू होती है जिसको उस जब पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ एक एंजाइम आके अटैच होता है जिसे हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि जो डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। यानी कि जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होता है वो अनकॉइल होकर सिंगल स्टैंड बन जाता है और उससे एक रेप्लिकेशन बबल बनता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये रेप्लिकेशन बबल है। रेप्लिकेशन इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। अब आप देखते हैं रेप्लिकेशन बबल के दोनों साइड्स पे एक फोर्क नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन बबल के ईच साइड के ऊपर एक रेप्लिकेशन फोर्क होती है। और अब देखें आपने जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में अलग अलग हो चुके होते हैं, तो इनके साथ जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है इसके साथ एक प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं दोबारा आपस में कोवाइल नहीं हो सकते, यानी कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग रहते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि डीएनए की रेप्लिकेशन एक ख़ास पॉइंट से शुरू होती है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ऊपर एक एंजाइम आके अटैच होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से जो डीएनए के मॉलिक्यूल स्ट्रैंड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो उससे एक बबल बनता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। हर रेप्लिकेशन बबल के 2 रेप्लिकेशन फोर्क होते हैं, वो जो कि मैंने अभी पहले आपको शो भी किया था। जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये बेसिकली वाई शेप रीजन होता है और जो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस से अलग हो चुके होते हैं उनके साथ एक प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसको हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसका फंक्शन क्या होता है, वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को दोबारा जॉइन नहीं होने देती। ये आपके पीछे वही चीज़ लिखी हुई भी है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए अनवाइंड्स।
The uncoiling of DNA occur in the presence of a specific enzyme called helicase. Helicase break the double helical structure of DNA at one or more replication origin, forming one or more replication bubbles. There is a replication fork at each end of the each end of the replication bubble. It is Y-shaped region. ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप जो है वो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो प्रिंसिपल एंजाइम है ना, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन को करवाता है, उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन ये जो है जो न्यूक्लियोटाइड को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा, जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। अब आरएनए प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर बेसिकली 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, और इसको जो कि कम्प्लीमेंट्री होता है टू द डीएनए टेम्पलेट के। कम्प्लीमेंट्री मीन उसके अपोजिट बेसिस होती है उसमें। और इस प्राइमर को एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसे हम कहते हैं प्राइमेज। दूसरा स्टेप ये है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रिंसिपल एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, लेकिन ये जो सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता। उस वक्त तक इनिशिएट नहीं कर सकता जब तक आरएनए प्राइमर अवेलेबल नहीं होता। आरएनए प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, और ये हमेशा डीएनए जो टेम्पलेट होता है उसके कम्प्लीमेंट्री होता है। आरएनए प्राइमर को एक ख़ास तरह का एंजाइम सिंथेसाइज करता है, इसको हम कहते हैं प्राइमेज। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये तीसरी जो स्टेज है वो है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए चेन। जब उस आरएनए प्राइमर का 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फ्री होता है तो उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देता होता है। हम जानते हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के 2 न्यू डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं। वो स्ट्रैंड्स किस फॉर्म में बनते हैं? वो एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरे को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यूस बनता है। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यूस बनता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा डिसकंटिन्यूस बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो एक कंटिन्यूस शेप में हो, कंटिन्यूस बनेगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है ये फ्रेगमेंट्स में बनेगा। इनके डिफरेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे। जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये हमेशा टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होता है। और इन दोनों स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोई आपसे ये पूछ ले कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या फ़र्क होता है, तो आपने ये कहना है कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस बनता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस बनता है। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होता है। और इन दोनों स्ट्रैंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। जो लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमेशा डिसकंटिन्यूस बनते हैं, यानी कि ये एक सीरीज़ ऑफ फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जापानीज साइंटिस्ट था ओकाज़की, उसने फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया था कि फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो उसके अंदर ओकाज़की फ्रेगमेंट जो होते हैं वो होते हैं तकरीबन 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जो ओकाज़की फ्रेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। अब एक अगर लीडिंग स्ट्रैंड है तो उसके लिए हमें हमेशा एक ही आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके हर फ्रेगमेंट के लिए हमें एक अलग से आरएनए प्राइमर चाहिए होता है ताकि उसकी सिंथेसिस को इनिशिएट किया जा सके। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ये आपको लीडिंग स्ट्रैंड बनता नज़र आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यूस बनेगा,
और ये उसकी जो स्टार्ट होगी वो हमेशा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से ही शुरू होगी ना। तो लीडिंग स्ट्रैंड मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस बन रहा है। इसके अलावा ये हमेशा टूवर्ड्स दी रेप्लिकेशन 4 का है और इसकी डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये इधर देखें ये फ्रेगमेंट्स में बन रहे हैं और लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है। और ये देखें यहाँ से इट इज़ ऑलवेज अवे फ्राम द रेप्लिकेशन 4, क्योंकि रेप्लिकेशन 4 ये है, दूसरी रेप्लिकेशन 4 ये है। यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो हमेशा कंटिन्यूस बनता है और ये हमेशा टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4 को होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा डिसकंटिन्यूस बनता है और हमेशा जो होता है ये इट इज़ अवे फ्राम द रेप्लिकेशन 4। लेकिन इन दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनकी जो सेंसेस होती हैं वो हमेशा होती है डायरेक्शन उनकी क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। जो फोर्थ स्टेज होती है डीएनए रेप्लिकेशन की उसको हम कहते हैं एक्सीजन ऑफ आरएनए प्राइमर। जब डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं आरएनएस। इसका क्या फंक्शन है, जो प्राइमर सबसे पहले अटैच होता है ना जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको ये रिमूव कर देता है। उसके बाद दो और तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2। वो उन प्राइमर की जगह वहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देते हैं। जब वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं तो उन फ्रेगमेंट्स को फिर जोड़ने के लिए एक और तरह का एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। वो क्या करता है, उन निक्स के दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। वो निक्स लीडिंग स्ट्रैंड के स्टार्ट में भी है और वो लैगिंग स्ट्रैंड के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में भी हैं। तो उनको जैनिंग के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो होता है डीएनए लाइगेज। ये बेसिकली 4 स्टेप्स थे जिसमें आपका डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है। आपकी बुक में डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये 1 और 2 दोनों ये माइनर एंजाइम्स है। इनका मेजर रोल नहीं है डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर, बल्कि ये क्या करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, जैसा कि प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग वगैरह। जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये एक कम्प्लेक्स एंजाइम है और कहा यह जाता है कि ये ऑलमोस्ट 10 टाइम लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है ये बेसिकली प्रिंसिपल एंजाइम्स है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो बाद दफ़ा पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैंने आपको कुछ एंजाइम का रोल बताया है। सबसे पहले मैंने बताया था हेलिकेज एंजाइम्स का कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करता है। उसके बाद मैंने बात की थी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की। वो क्या करती हैं कि वो जो डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं उनके साथ आके बाइंड कर जाती है और उनको दोबारा उन स्ट्रैंड्स की कॉइलिंग नहीं होने देती। उसके बाद एक एंजाइम मैंने बताया था आपको प्राइमेज का क्या फंक्शन है, वो आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है ताकि जो डीएनए की एप्लीकेशन होती है वो इनिशिएट हो सके। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये प्रिंसिपल एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 2 जो होते हैं ये एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। उसके बाद एक एंजाइम मैंने पढ़ाया अभी आपको बताया कि आरएनएज होता है जो कि आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है। उसके बाद जब वो आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है तो उसके बाद डीएनए लाइगेज जो होते हैं उनको जो फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़े नहीं होते जो निक्स रह जाते हैं उनको दोबारा जॉइन कर देता है। तो यही है बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, या ये भी आ सकता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू कोई मसला हो वो आप लोग किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।